नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि रहेगी 7 मार्च से 13 मार्च के बीच की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेज एंड इवेंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का जो थीम रहा जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो ये इस साल का थीम रहा और हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और हर देश में डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम होते हैं। कुछ फिल्म भी रिलीज़ की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ एनजीओ की तरफ से इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जेंडर इक्वलिटी के लेके, वुमेन से रिलेटेड ये सब चीज़ें होती है। अगली बात करें तो नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जो सेकंड वेडनेसडे आता है मार्च का उसको। तो इस साल 9 मार्च को था। तो इसमें अवेयरनेस जगाया जाता है समाज में कि स्मोकिंग का क्या क्या नुकसान है, उसके हेल्थ पे क्या क्या नकारात्मक इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ इसमें बताया जाता है सेमिनार के थ्रू और गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओ के द्वारा। तो ये दो मेन इवेंट थे जो इस वीक में हुए। और अब एक एमसीक्यू बनाते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आपके ऑप्शंस है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इसका सही आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले खबर में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या निकल के आया है इस वीक में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले है कि कुछ साइंटिस्ट जो कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग जो कि ये जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो इनके साइंटिस्ट लोग यूरिया को इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वो हाइड्रोजन निकालने का ये प्रोसेस डेवलप किए हैं, कुछ निकेल का और ये सब का कैटलिस्ट की यूज़ करके। तो इस प्रोसेस से होगा ये कि जो वेस्ट जो निकलता है, जो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए उस जो वेस्ट है प्रोडक्ट, उस जो वेस्ट लिक्विड है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा और उसमें जो घुले हुए यूरिया है उसको बाया इलेक्ट्रोलाइसिस उसको तोड़ दिया जाएगा और हाइड्रोजन इससे रिलीज़ हो जाएगा। तो होता यह है कि अल्गल ब्लूम और ये सब के कारण बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जो कि यूरिया पानी के साथ बह के, वेस्ट वाटर के साथ बह के चले जाता है किसी पॉन्ड में और ये सब झील में। तो वहाँ पे इकोसिस्टम वहाँ का डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ज़्यादा अलगल ब्लूम हो जाते हैं, मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इसको चीज़ को रोकने के लिए, मतलब कि जो वेस्ट वाटर जो फ्लो होके जा रहा है उसमें से यूरिया को हटाने का ये एक प्रोसेस डेवलप किए गए हैं, एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी एनर्जी इफ़िशिएंट है, क्योंकि जो कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे यूरिया को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, उससे 70% वो लेस एनर्जी होगा, मतलब यूज्ड होगा, जितना कि हाइड्रोजन हम उससे प्रोड्यूस कर लेंगे। तो एनर्जी इफ़िशिएंट भी है ये। उसके बाद बात करें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीगिल मिशन एक लॉन्च करने वाला है। और ये लैग्रांजेस पॉइंट, जो कि अर्थ और सन के बीच में कुछ लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं जो कि काफ़ी स्टेबल पॉइंट होता है, और वहाँ पे अगर सेटेलाइट को प्लेस्ड कर दिया जाए तो काफ़ी कम इन फ्यूल लगता है, उनका काफ़ी स्टेबल पॉइंट है। तो इस दोनों दो पॉइंट पे दो अलग अलग सेटेलाइट को वीगिल मिशन के अंतर्गत लॉन्च कर दिया जाएगा और स्टेबल कर दिया जाएगा, वहाँ पे पोजीशन कर दिया जाएगा। और ये लोग सेटेलाइट सोलर फ्लेयर्स, मतलब जो सन से जो फ्लेयर निकलते हैं, कोरोना मास इजेक्शन होता है या जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है सन के ज़रा, सोलर फ्लेयर्स जो आते हैं उसको स्टडी करेगा और ये अर्थ पे डाटा भेजेगा कि अभी क्या पोजीशन है और आगे क्या क्या सोलर फ्लेयर्स आ सकते हैं। तो इससे ये सोलर, एक तरह से कह सकते हैं सोलर वेदर को ये मॉनिटर करेगा। अगला खबर है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हो गया कि वैसा ट्रांसप्लांटेशन, मतलब वैसे ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन जो कि एनिमल ऑर्गन होगा उसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और उसको कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो मतलब हो गया कि जानवर से रिलेटेड और ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि हो गया ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना। ठीक है। तो ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि ह्यूमंस में ये बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, कुछ भी। तो उसके जो ख़राब होने के दर काफ़ी बढ़ गए हैं और उतना रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी ऑर्गन ट्रांसफ़र अगर होता है तो अच्छी बात है, वो आराम से हो जाएगा, लेकिन उतने ऑर्गन मिल ही नहीं रहे हैं कि मतलब उतना डोनर है ही नहीं कि वो जिनका ये सब ऑर्गन ख़राब हो गया उसको रिप्लेस कर सके। इसलिए क्या किया जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को, जैसे इसमें मेनली पिग्स हो गए, मंकीज़ हो गए, और इसके अंदर वो ऑर्गन जो है जैसे हार्ट है
या फिर कुछ भी है, किडनी है, उसको रिप्लेस कर वहाँ से निकाल के ह्यूमन बॉडी में फिट कर दिया जा रहा है। तो इसको पूरे प्रोसेस को कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा एक जनवरी में किया गया था, यूएस में हुआ था, डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांट किए थे पिग के हर्ट, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, उसके हर्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता 57-ईयर-ओल्ड मैन में, ठीक है। लेकिन 2 महीने तक तो अच्छे से ये हर्ट काम करते रहा, लेकिन हाल ही में 8 मार्च को इनकी जिनके जो ट्रांसप्लांट की थी उनकी डेथ हो गई। तो ठीक है, 2 महीने काम किया, लेकिन फिर भी और भी इसमें रिसर्च का काफ़ी विषय है, और धीरे धीरे जैसे और इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, उसके जो मॉडिफिकेशन और अच्छे से होती जाएगी, तो ये एक कारगर सिद्ध होगा फ्यूचर में। अब बात करते हैं युविका मिशन की। तो युविका का फुल फॉर्म हो जाएगा युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम एक युविका नाम से एक है, जो कि इसरो के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इसमें बच्चों को, खासकर जो क्लास 8 क्लास 9 के जो बच्चे हैं, उनको स्पेस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट और डेवलप हो, तो ये सब सेमिनार और इनका विजिट कराया जाता है। तो ये सब युविका कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि इसरो के अंतर्गत आता है। तो ये इवेंट हुआ इस मंथ, इस वीक में ये चीज़ हुआ, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। उसके बाद बात करें तो इंडिजीनियस जो फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप किया गया है फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी, नेक्स्ट जन, एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो हंसा एनजी का जो ट्रायल है वो कि सी ट्रायल किया गया पुंडीचेरी में, और पुंडीचेरी से बेंगलोर से उड़ा के पुंडीचेरी लेके जाया गया, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इसको डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के NAL के द्वारा मिलके इसको डेवलप किया गया, ये इसका पिक है। तो काफ़ी ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट का डिमांड इंडिया में भी काफ़ी है और फॉरेन में भी काफ़ी है। तो ये इंडिया के लिए भी सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया के पायलट्स को ट्रेन करने में मदद करेगा, साथ ही साथ ये फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन उभर के आ रहा है। उसके बाद बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, ये डिज़ाइन करता है और इंस्टॉल करता है सुपर कंप्यूटर्स को इंडिया में। परम नाम के तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को आप लोग जानते ही, तो इनका अभी फ़िलहाल जो टारगेट चल रहा है कि 20 पेटाफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर पूरे इंडिया भर में इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी कई सारे IISc बेंगलोर में, IITs में और भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूट में ये लोगों ने इंस्टॉल किया, और हाल ही में अभी परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में इन्होंने प्लेस्ड किया है और पूरा इंस्टॉल किया है। तो ये एक न्यूज़ में था, और इसका जो कैपेसिटी है वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अब बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी में अगली खबर की, तो नीति आयोग के द्वारा जो अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है, इसके अंतर्गत इन्होंने पार्टनरशिप किया स्नैप INC से, और इसमें ये लोग प्रमोट करेंगे आर्गुमेंटेड रियलिटी का स्किल डेवलपमेंट। तो आर्गुमेंटेड रियलिटी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर इस तरह का एक ग्लास होता है, और इसमें पूरा डिजिटल होता है, और जो चीज़ सामने नहीं है उसको भी यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट कर देता है। तो ये काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी बहुत सारे चीज़ों में ये मदद करता है। तो इसको डेवलप करने के लिए नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, और उन्होंने स्नैप INC से कोलैबोरेशन किया है, और ये वैसा डेवलप करेंगे आर्गुमेंटेड रियलिटी का जो एपरेटस होता है उसको ये डेवलप करेंगे। और जहाँ तक बात है स्नैप INC का, तो वो एक ग्लोबल लेवल का कैमरा फिल्म मेकर है। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है आर्गुमेंटेड रियलिटी के फील्ड में। अब एक और MCQ ट्राई करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो सबसे बड़ा कौन सा चीज़ है, ये आपको सिंपली बताना है। सन है, मून है, सोलर सिस्टम है, या मिल्की वे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसका सही आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर में पहला है साहित्योत्सव लिटरेचर फेस्टिवल। ये मनाया जाता है, इंडिया का मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसको न्यू दिल्ली में 10 से 15 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। अगली बात करें तो बोध गया में लॉर्ड बुद्धा का जो स्लीपिंग पोस्चर का है, रिक्लाइनिंग स्टैचू इनका बनाया जा रहा है, जो कि 100 फीट लॉन्ग होगा और 30 फीट की हाइट भी होगी। तो इंटरनेशनल बुद्धा वेलफेयर मिशन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, बोध गया में इसे बनाया जा रहा है, और लॉर्ड बुद्धा का ये मूर्ति होगा। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। अब बात करें इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में अमेजन रेन फॉरेस्ट से खबर निकल के आ रही है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट पे 30 साल का सैटेलाइट डाटा को स्टडी किया गया। अमेजन फॉरेस्ट का 30 साल का सैटेलाइट डाटा को स्टडी किया गया, जिसमें ये पाया गया कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बिगेस्ट थ्रेट है अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए,
टिम्बर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसके कारण जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को, तो इस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। और अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो ये कार्बन सिंक होता है एक तरह का, ये कार्बन मतलब कि कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से ये सोखते जाता है जंगल, तो ये कार्बन सिंक के जगह कार्बन उत्सर्जन करने वाला बन जाएगा। तो ये काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होगा, तो इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये चीज़ अब जो सैटेलाइट डाटा से ये चीज़ प्रूफ हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ये सारे चीज़ें हो रहे हैं। तो इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए और ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को कि ये रुके। अब बात करें इकोनॉमिक्स में, PLI स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ड्रोन इंडस्ट्री के लिए भी अब लागू कर दिया गया है। और 10 फरवरी इसी वीक में इसका जो एप्लीकेशन होता है ड्रोन मैन्युफैक्चरर का, तो वो भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब उसको भी इनवाइट किया गया कि आप लोग जो कंपनी जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं वो लोग एप्लीकेशन दें स्वदेशी रूप से। हुआ ऐसा था कि 10 फरवरी को 2022 में, इसी साल 10 फरवरी को गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन जो ड्रोन्स हैं उसको जो इंपोर्ट है उसका पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि चाइना की जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना ड्रोन का जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलाती जा रही थी। इसके कारण जो डोमेस्टिक जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है वो ना के बराबर हो रहा था। तो वो पूरा हावी ना हो जाए, फॉरेन कंपनियां इंडिया पे पूरी तरह से हावी ना हो जाए, तो इसी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया और PLI स्कीम लागू किया गया इस पर, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन का प्रोडक्शन हो इंडिया के फुलफिलमेंट के लिए, साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी। अब मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट पेश किया गया है। चाइल्ड बजट क्या होता है कि इसमें चाइल्ड स्पेसिफिक जो पूरा जो बजट में एलोकेट किया गया है मनी को, तो वो पूरा इसके अंदर रखा गया है। लगभग 57,803 करोड़ का पूरा ये बजट है, जिसमें 220 स्कीम इसमें आ जाते हैं। साथ साथ इस जो रुपए है 57,000, इसमें एजुकेशन बजट भी आ जाता है, जो कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें ये इंक्लूड होगा। तो इस तरह का पहला है चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश में, इसलिए ये न्यूज़ में। तो कहीं पे MCQ में ये पूछ सकता है, तो फर्स्ट टाइम चाइल्ड बजट किस राज्य के द्वारा मतलब लाया गया या प्रस्तुत किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब बात करें स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री SPI स्कीम, तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें लगभग 500 करोड़ रुपया 3 सालों के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें सपोर्ट किया जाएगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं, उनके सब्सिडरीज़ हैं, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज़ को ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ को ये पैसे दिए जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो और ये जो स्कीम है ये पब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है वो MSME सेक्टर के लिए ही मेनली है। अब अगली बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है, मतलब कि जो पूरा शेयर मार्केट जो अपना है इंडिया का, और उसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, पूरा उसमें कितनी मनी है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको अगर काउंट किया जाए तो इंडिया रैंक 5th कर गया है इस साल। अभी जो जनवरी का जो शुरुआत हुआ था तो ये 2022 में, तो उसमें रैंक 7 था, लेकिन अभी जो हालिया में जो यूक्रेन और रशिया वाला जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ये रैंक 5th पे चला गया है। और बाकी जगह से शेयर्स के जो वैल्यू है बाकी कंट्रीज़ के उसके गिरे, लेकिन इंडिया का भी गिरा, लेकिन बाकी इंडिया मेंटेन किया, उसके कारण रैंक ऊपर चली गई है। और इंडिया के रैंक 5 है अभी के लिए, और रैंक अगर 1 से बात करें तो रैंक 1 पे अभी USA है, रैंक 2 पे चाइना है, रैंक 3 पे जापान और रैंक 4 पे हांगकांग का शेयर मार्केट है। अब बात करें इकोनॉमिक से आगे की बात, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि यहाँ इंडिया में हैदराबाद में 4th डाटा सेंटर खोला जाएगा। ये इंडिया का 4th होगा, मतलब 3 पहले हैं, जैसे कि पुणे में एक, चेन्नई में एक और जगह है, तो ये सब जगह है और ये 4th होगा। और ये जो USA का जो डाटा सेंटर उसके बाद वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट होगा। लगभग 15,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना इस साल का जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। जैसे कि पूरे अगर इंडिया में बात करें तो GDP चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी का अगर स्टेट का बात करें तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और अगर पर कैपिटा करें, प्रति व्यक्ति का अगर उसे डिवाइड करें, पॉपुलेशन से डिवाइड करें, तो प्रति व्यक्ति
नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो जो टर्म आया, इस चीज़ में, इस वैल्यू में तेलंगाना पूरे इंडिया में टॉप किया है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट दिखा है, लगभग मोर देन 17% का ग्रोथ रेट तेलंगाना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तेलंगाना इतना अच्छा से डेवलप हो रहा है। अगली बात करें तो एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल की तरफ से आ रही है कि इस दोनों ने पार्टनरशिप किया है और पार्टनरशिप करके डिजिटल इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा देने का इसमें काम करेगा। और ये दोनों मिलके, एयरटेल और एक्सिस बैंक मिलके एक अपना क्रेडिट कार्ड निकालेंगे और इसमें काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट इसमें रहेगा और कैशबैक इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसे कि जो भी बिल पे होता है, जैसे गैस का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सब में काफ़ी अच्छा बेनिफिट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा। अगली बात करें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। तो रिज़र्व बैंक दो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दोनों डिजिटल पेमेंट को लेके है। पहला है UPI 123 पे, ठीक है, UPI 123 पे। ये क्या है? ये जो फीचर्स फ़ोन होते हैं उनमें UPI पेमेंट की फैसिलिटी इस ये प्रोवाइड करेगा, UPI 123 पे, ठीक है। और जैसे कि स्मार्टफोन से तो हम आराम से UPI कर लेते हैं, लेकिन जो फीचर्स फ़ोन होते हैं उसमें UPI अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो वो UPI 123 पे के द्वारा ये हो जाएगा। बहुत 3 स्टेप में होता है और बहुत ईजिली ये कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो दूसरी चीज़ जो RBI के द्वारा निकाली गई है वो डिजी साथी नाम से। ये 24/7 हेल्पलाइन रहेगा फॉर डिजिटल पेमेंट। आपको किसी भी तरह का हेल्पलाइन का ज़रूरत है, मतलब हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी आप फंस रहे हैं, कुछ भी कंप्लेन है या फिर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डिजी साथी जो निकाला जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा, उसमें आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अब एक बात करें तो त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो इन्होंने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण पडिक्कल, टी वर्कर के लिए। जो चाय की जो वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं, मेनली लेडीज़ हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो त्रिपुरा का एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला मैप हो गया, इसमें तो आप अरुणाचल प्रदेश ऊपर तो जानते ही हैं, और बीच में तो असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो इसमें 85 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा सरकार के द्वारा। और जो बेसिक नीड हैं जो वर्कर्स की, जैसे उनके हाउसेज हो गया और भी जितने जो बेसिक हैं, लाइफ इंश्योरेंस टाइप का, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब इसमें की जाएगी सरकार के द्वारा। लगभग 7000 टी वर्कर है यहाँ पे त्रिपुरा में। अब एक और MCQ बनाते हैं, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन GDP इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। PPP के टर्म्स पे GDP अगर निकाला जाए तो रैंक 1 कौन सी कंट्री है? तो आपके ऑप्शन है USA, जापान, चाइना या इंडिया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब एक इंटरनेशनल रिलेशन से जो खबर आई है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटलीन नोवाक हंगेरी की फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं ये कैटलीन नोवाक, ठीक है। और अगली बात करें तो 11 मार्च को जो बाइडेन जो US प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया है, जो मोस्ट फेवरेट नेशन टैग होता है रशिया, US में ये अलग नाम से चलता है, परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन PNT, ये रशिया को दिया गया था। लगभग एक तरह से कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये वापस ले लिया गया है रशिया को पनिश करने के लिए यूक्रेन वार को रिलेटेड लेके। तो जैसे ये चीज़ होते रहता है वर्ल्ड में कि मोस्ट फेवरेट नेशन का ये टैग दिया भी जाता है और हटाया भी जाता है। जैसे इंडिया ने भी अब पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का जो स्टेटस दिया हुआ था, वो भी पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, उसके बाद से ये हटा लिया था। उसका जो यूक्रेन जो वार चल रहा है तो उसमें जो पुअर नेशंस हैं, तो जो यूक्रेन और रशिया दोनों वर्ल्ड की 30% वीट की सप्लाई करती है। तो अभी तो दोनों युद्ध में हैं, तो अब रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन भी लग गए हैं और यूक्रेन से तो कुछ एक्सपोर्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके कारण वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि, और बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो पुअर नेशंस हैं उनको ग्रेन्स इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है, वो फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रख लिया है। पिछले 2-3 साल से ही वो ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, और इस साल भी उनको कंटिन्यू करा लिया है। अब तो सदाबहार मेंबर बन गया है। और इतना ही तो नहीं, इसके साथ साथ UAE को भी इस बार ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि इसमें इनका जो आरोप है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं है, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे आरोप लगा UAE पे, इसलिए इनको भी इस बार FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब बात करें एनर्जी सेक्टर से, तो एनर्जी सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा एक एनुअल पब्लिकेशन होता है, इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टैटिक्स। इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट है
लगभग 85% है क्रूड ऑयल का, वो बाहर से ही पूरा होता है, मतलब इंपोर्ट करके ही हम 85% अपने क्रूड ऑयल का जो खपत है उसको पूरा करते हैं। और वहीं अगर 54% नेचुरल गैस को हम पूर्ति करते हैं इंपोर्ट कर करके दूसरे कंट्री से। तो ये दो मेन डाटा प्रोवाइड किया गया है। उसका तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, ये इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किए हैं। लगभग ये 150 करोड़ की लागत से बना है और ये 42 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर ये प्रोड्यूस करेगा। डिफेंस की बात करें तो 15th राउंड ऑफ इंडिया चाइना जो कमांडर लेवल मीटिंग है वो चुशूल और मोल्डो बॉर्डर पे कंप्लीट हुई। तो इसमें भी कोई खास चीज़ निकल के नहीं आई, लेकिन अभी और भी मीटिंग होगी तो उसमें जैसे जैसे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा। और अगली बात करें तो 9th एडिशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है SLI नेक्स, SLI का हो गया, SL का हो गया श्रीलंका, IN से इंडिया हो गया और एक्स से हो गया एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज। तो ये कंप्लीटेड हुआ है 9th एडिशन और ये विशाखापट्टनम में हुआ था और 7 से 10 मार्च के बीच में ये कंडक्ट हुआ। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि SLI किस दो कंट्री के बीच में नेवल एक्सरसाइज होता है, तो ये चीज़ पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और इंडिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।